आज हम लोग सैलरी का एक नेक्स्ट चैप्टर है रिटायरमेंट, उसको पढ़ेंगे। पिछला चैप्टर जो आप लोग सैलरी पढ़े, तो सैलरी में हम लोग उन एम्प्लॉइज़ का कैलकुलेशन कर रहे थे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, यानी जो सैलरी होल्डर हैं, सैलरी पाते हैं, सैलरी के लिए वो काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उनकी जो आमदनी हुई उनकी सैलरी के द्वारा, उनके डिफरेंट टाइप के अलाउंसेस के द्वारा, उनको मिलने वाले अन्य प्रकार की परक्विजिट्स के द्वारा, तो इनसे जो उनको इनकम होता था उसका कैलकुलेशन आपने किया इनकम फ्रॉम सैलरी में। अब एक सर्टेन एज के बाद हर कर्मचारी रिटायर हो जाता है। 60 ईयर्स सामान्य रूप से हमारे देश में माना जाता है। बहुत पहले 58 ईयर्स का एज पूरा करने के बाद कर्मचारी रिटायर हो जाते थे। अब उस एज को बढ़ा के कर दिया गया 60 ईयर्स काफ़ी दिनों से। कुछ ऐसे भी जॉब हैं जैसे लेक्चरशिप में, तो वहाँ पे एज है रिटायरमेंट का 65 ईयर्स। तो इस एज में जो आ जाते हैं, जो जिनका एज 60 या 65 जो भी कंडीशन लागू हो रहा हो जाता है, तो उनको सेवा से आराम दे दिया जाता है। उसको बोलते हैं सेवा मुक्त हो जाना, रिटायर हो जाना। तो जब कर्मचारी रिटायर होता है तो उसको कई तरह का भुगतान एक साथ किया जाता है। अब उसकी आमदनी का जो मुख्य स्रोत होता है, मेन रिसोर्स, वह होता है पेंशन। अब पेंशन के बारे में थोड़ी सी बात ये जान लीजिए कि जो व्यक्ति आज जो काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने जॉब 2002 के बाद ज्वाइन किया है तो उनके रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन भी नहीं मिलेगा। उसके जगह पे कुछ एक रकम लमसम अमाउंट उनको रिटायरमेंट के समय एम्प्लॉयर देंगे। लेकिन जो पहले से जॉब में है, 2002 से पहले से जो काम कर रहे हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन भी मिलेगा। तो रिटायरमेंट के बाद जो मेरी मुख्य आमदनी होती है वह पेंशन होता है। लेकिन उसके साथ ही साथ एम्प्लॉयर हमको कई तरह का अमाउंट लमसम के रूप में पेमेंट करता है। एक अमाउंट एक साथ एट ए टाइम दिया जाता है, जिसमें एक है ग्रेच्युटी। इसी तरह से मिलता है अर्नड लीव इनकैशमेंट। इसी तरह से प्रोविडेंट फंड में जो आप पैसा जमा करते हैं वह, तो यह सारा अमाउंट एक साथ आपको दे दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद। अब उस अमाउंट से आप अपना फ्यूचर, आप जब तक जीवित रहते हैं, आपकी जो भी दायित्व है उसका आप निर्वहन करते हैं। तो एक बार में जो हमको यह पैसा मिलता है, चाहे वो ग्रेच्युटी का हो या अर्न लीव का हो या प्रोविडेंट फंड का हो या दूसरे रिसोर्सेज का हो, तो उनका कुछ अमाउंट टैक्सेबल होता है और कुछ एग्जेम्प्टेड होता है। तो उसी में एक अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी, तो ग्रेच्युटी जो है ये क्या है भाई? तो कर्मचारी के रिटायर होने पर एक मुश्त जो रकम उसको दी जाती है ग्रेच्युटी के नाम पे, वह अमाउंट जो उसको मिलेगा उसमें कितना हिस्सा टैक्सेबल होगा, यानी कि उसके इनकम में शामिल किया जाएगा और कितना का छूट मिलेगा, यह हम लोग को कैलकुलेट करना है। किसके संबंध में? ग्रेच्युटी। तो ग्रेच्युटी के टैक्सेबल पार्ट को निकालने के लिए या एग्जेम्प्टेड पार्ट को निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? तो हमको देखना होगा कि कर्मचारी किस ग्रुप का है। कर्मचारी किस ग्रुप का है? कर्मचारी को ग्रेच्युटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले दो भागों में बांटेंगे। एक हो गया सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। दूसरा हो गया नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो गए, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हो गए, और बहुत सारी जो स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके कर्मचारी हो गए। इसके अलावे जितने भी कर्मचारी हैं उनको कहेंगे हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ग्रेच्युटी के रूप में जो भी पैसा मिलता है वह फुल्ली टैक्स फ्री है। यह क्या है भाई? फुल्ली एग्जेम्प्टेड। फुल्ली एग्जेम्प्टेड है।
गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाला ग्रेच्युटी का रकम फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, उसमें आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, ठीक, फुल्ली टैक्स फ्री है। तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड या फुल्ली टैक्स फ्री हो गया, उसको हमको कुछ नहीं करना है। यानी कि रिटायर होने के बाद जब हम इनकम निकाल रहे होंगे तो सरकारी कर्मचारी है और उसको ग्रेच्युटी के रूप में 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 5 लाख जो भी मिला है उसको हम लोग उसके इनकम में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर वह कर्मचारी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब हमको 2 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी ग्रेच्युटी के वैल्यूएशन कैलकुलेशन के लिए 2 भागों में बांट देंगे। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी के रूप में जो अमाउंट मिला उसका टैक्सेबल पार्ट निकालने के लिए कर्मचारी को 2 भागों में बांटेंगे। पहला वैसा कर्मचारी जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंतर्गत आता हो, वैसा कर्मचारी जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत आता हो। प्राय फैक्ट्री, माइंस, इन चीज़ों में काम करने वाले जो ऑयल क्या बोलते हैं उसको, कुआं, ऑयल वेल, पोर्ट्स, इन जगहों पे जो काम करते हैं वे आते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत। उसमें एक दिया हुआ है आपकी बुक में कौन कौन से पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में आते हैं। तो जो कर्मचारी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में आएंगे उनके लिए अलग कंडीशन है और जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में नहीं आएंगे उनके लिए अलग कंडीशन है। तो पहले हमको देखना है जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में आते हैं, कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो इसके लिए 3 कंडीशन बताया गया। 3 कंडीशन में जो सबसे कम होगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो 3 कंडीशन बोलने जा रहा हूं वह एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। किसके लिए? उन कर्मचारियों के लिए जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन में या तो साफ शब्दों में लिखा रहेगा कि वह कर्मचारी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में आता है या नहीं आता है, लेकिन आपको याद भी रखना है कुछ बातों को। जैसे अगर कर्मचारी किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, पोर्ट में काम कर रहा है, ऑयल वेल में काम कर रहा है, माइंस में काम कर रहा है, तो इन सब को हम पहले से ही जानते हैं कि ये लोग पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में आने वाले कर्मचारी हैं। वो जो लिस्ट दिया गया है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा कौन कौन आता है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में। तो अगर वह पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में आता है तो 3 कंडीशन है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड, जो रिटायरमेंट के बाद उसके एम्प्लॉयर ने उसको दिया कि लो भाई ग्रेच्युटी का 20 लाख या 15 लाख या 50 लाख या जो भी अमाउंट दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के बाद उसको पैसा दिया, तो वह हो गया एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड। दूसरा है मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख, 20 लाख। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट है जो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है वह है 15 डेज सैलरी फॉर ईच एंड एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। 6 months ऑफ मोर इज ट्रीटेड एज कंप्लीटेड ईयर। अब जैसे मान लो रिटायर किया कोई, तो जब रिटायर किया तो उसका जो स्पान ऑफ सर्विस देखा गया तो काम किया है 26 साल 9 महीना 27 दिन। जब वो ज्वाइन किया था और जब वह रिटायर किया, इस पीरियड के बीच जो समयावधि है वह कितना है 26 years 9 months एंड 27 days। तो यहाँ पे इसको हम कितना वर्ष मानेंगे? तो 26 वर्ष 6 महीना से जो ही अधिक हुआ, या 26 वर्ष 6 महीना भी हो गया, 6 months कंप्लीट हो गया, तो उसको 1 साल ले लेना है। 26 वर्ष 6 महीना को भी हम 27 वर्ष मानेंगे,
26 वर्ष 8 महीना कुछ दिन है तो भी 27 वर्ष, 26 वर्ष 9 महीना 10 महीना 11 महीना जो भी है उस सब को क्या मानना है 27 ईयर्स, यानी 6 मंथ्स या उससे अधिक की पीरियड को एक कंप्लीटेड ईयर मान लेना है अगर वह कर्मचारी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में आता है। अब जितना ईयर हुआ, यानी कि इसमें कंप्लीटेड ईयर कैसे लेना है भाई, तो पार्ट ऑफ मंथ्स को हमको 1 साल मानना है, लेकिन कब, अगर वह पार्ट ऑफ मंथ्स नहीं, पार्ट ऑफ ईयर्स को, ईयर तो कंप्लीटेड 26 साल तो 26 साल हो ही गया, उसके बाद कितना दिन काम किया, तो हो सकता है 2 महीना किया, 3 महीना किया, 4 महीना किया, 6 महीना किया, 7, 8, 9, 10 कुछ भी किया, तो 6 महीना से कम किया, 26 साल 5 महीना 20 दिन किया तो उसको मान लेंगे 26 वर्ष। लेकिन जो ही 26 वर्ष 6 महीना 2 दिन 1 दिन 5 दिन या 26 वर्ष 6 महीना किया, 7 महीना 8 महीना 9 महीना कुछ भी किया तो उसको मान लेना है क्या 27। हाँ, 26 वर्ष 6 महीने से अधिक की अवधि जो भी होगी तो उसको 1 साल माना है। 6 महीना या उससे अधिक के पीरियड को 1 साल ट्रीट करना है। तो यहाँ 26 वर्ष 9 महीने 27 दिन अगर कोई काम करता है तो उसको क्या मान लेंगे 27 ईयर्स उसने काम किया। अब हर साल के लिए 15 दिनों का वेतन, जितना दिन वह काम किया, जितना पीरियड काम किया, तो हम लोग पीरियड को पहले कन्वर्ट कर लिए। कन्वर्ट कैसे किए, तो जो कंप्लीटेड ईयर है वो तो पूरा रख लिए और जो पार्ट ऑफ ईयर है उसमें ध्यान में देना है कि 6 महीने या उससे अधिक का पार्ट होगा तो उसको 1 साल मान लेना है। तो यहाँ 26 वर्ष 9 महीना हम एज्यूम कर रहे थे, एग्जाम्पल दे रहे थे, तो उसको हम लोग क्या मान लिए 27 ईयर्स। अब हर 1 साल के लिए 15 दिन का वेतन, तो 27 से गुना कर देंगे, 1 साल का 15 दिन तो 27 साल का कितना दिन। अब 15 दिन का वेतन कैसे निकालेंगे भाई, तो इसके लिए है सबसे लास्ट महीने में रिटायरमेंट के जो पहले वाला महीना होता है उसमें जो उसको सैलरी मिली, उस सैलरी गुना 15/26, 26 से डिवाइड करना है। 26 से इसलिए कि वहाँ संडे को साथ ट्रीट नहीं किया जाता है, तो 1 महीने में 4 संडे जूम कर लेते हैं तो वर्किंग डे माना जाता है 26। तो 15 डेज सैलरी निकालने के लिए 15/26 करेंगे। अब इस सैलरी का मतलब क्या हुआ, तो इसमें बेसिक सैलरी, डीए और डीपी सिर्फ इन्हीं को जोड़ना है। और डीए सेवा की शर्त में है कि नहीं है इसको ध्यान में नहीं रखना है, यानी बेसिक सैलरी और डीपी तो हर हाल में जुड़ता ही जुड़ता है। यहाँ पे डीए भी अगर दिया हुआ, डीपी की जगह डीए दिया है तो डीए को भी हर हाल में जोड़ देना है, भले वह सेवा की शर्त में हो या सेवा की शर्त में ना हो, उससे यहाँ कोई हमको लेना देना नहीं है। बेसिक सैलरी, डीए और अगर डीपी है तो डीपी, इसको जोड़ेंगे। और रिटायरमेंट के ठीक पहले वाले प्रीसीडिंग मंथ्स ऑफ रिटायरमेंट जो होगा उस महीने में जो उसको बेसिक सैलरी डीए का मिला उसको जोड़ के उसमें हम 26 के डिवाइड करेंगे, 15 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा 15 डेज सैलरी। और इसी 15 डेज सैलरी से हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके स्पान ऑफ सर्विस को। जैसे अभी एग्जांपल लिए तो उसमें 27 ईयर हुआ, तो 15 दिन का जो वेतन आएगा उसमें 27 साल से गुना कर देंगे। तो एक कंडीशन तो एक्चुअल अमाउंट जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, मैक्सिमम अमाउंट आपको 20 लाख या अधिक रखना है। अब 15 दिन वाला ये कैलकुलेट कर लिए, 15 दिन का जो सैलरी आया उसमें जितना उसका वर्ष है उससे गुना कर देंगे, तो 3 कंडीशन हो गया। इन तीनों में जो सबसे कम होगा वह एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। अब यहाँ पर कभी क्या क्या होता है, कुछ ऐसी फैक्ट्री होती है जो सीजनल वे पे काम करता है, मौसमी संस्थाएं होती हैं। आइसक्रीम फैक्ट्री है तो मौसम की संस्थाएं हैं, इसी तरह से कॉटन वूलेट इंडस्ट्री है तो भी मौसमी संस्थाएं हैं। तो उनके यहाँ अगर कोई काम करता है यानी सीजनल एम्प्लॉय है तो उसके लिए 15 दिन के वेतन की जगह पे 7 डेज सैलरी हम लोग निकालते हैं, 7 दिनों का वेतन निकाला जाता है। तो यह 3 कंडीशन हुआ, इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा और उसके बाद जो एग्जेम्प्टेड होगा उसको एक्चुअल में से घटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तीनों में जो सबसे कम हुआ वह एग्जेम्प्टेड
और टैक्सेबल निकालने के लिए एक्चुअल माइनस एग्जेम्प्टेड, तो हो गया टैक्सेबल। अब इसी तरह से उन कर्मचारियों के लिए सोचिए जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत नहीं आते, तो इसमें भी 3 कंडीशन ही है। तीनों में जो सबसे कम होगा, एक्चुअल अमाउंट यहाँ भी रहेगा, मैक्सिमम अमाउंट यहाँ भी 20 लाख रहेगा, मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख, और यहाँ हाफ मंथ सैलरी निकालते हैं। और हाफ मंथ सैलरी के लिए कहाँ से उस निकलेगा उसको समझाएंगे। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस को केवल लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 26 साल 9 महीना किया है, चाहे 10 महीना किया, चाहे 11 महीने किया, उसको 26 साल ही मानना है। यानी पार्ट ऑफ ईयर जो 6 महीने से ज़्यादा का पीरियड है उसको भी छोड़ देना है। सिर्फ कंप्लीटेड ईयर 26 साल, 27 साल, 28 साल जो साल में पूरा हुआ उसी को ध्यान में रखना है। 6 महीने से अधिक के पीरियड को 1 साल मान रहे थे ना, तो यहाँ पे वैसा नहीं मानना है। 26 साल 10 ने 11 महीना भी काम किया तब भी उसको 26 साल मानेंगे। 27 साल 1 महीना किया तब भी 27 साल, 2 महीना तब भी 27 साल, 11 महीना तब भी 27 साल। यानी कि सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स को लेना है। अब हर कंप्लीटेड ईयर के लिए हाफ मंथ सैलरी निकालनी है। ये हाफ मंथ सैलरी कहाँ से आएगा, तो रिटायर होने के ठीक पहले के जो 10 महीने हैं, रिटायरमेंट के ठीक पहले का 10 महीना जो होगा उसमें जो उसको सैलरी मिली, उसमें जो उसको डीए मिला, और डीए कब, अगर सेवा की शर्त में है तब, वहाँ पे डीए को हर हाल में जोड़ रहे थे, यहाँ पर सिर्फ उसी डीए को जोड़ना है जो अंडर टर्म ऑफ सर्विस कंडीशन होगा। तो डीए को जोड़ लेंगे, डीपी रहेगा तो हर हाल में जोड़ देंगे। और कमीशन भी यहाँ जोड़ते हैं, लेकिन कमीशन कब जोड़ते हैं, जब वह फिक्स रेट से सेल्स पर किया जाता, यानी कि एम्प्लॉय ने जो सेल्स किया उसका फिक्स कर दिया गया कि जितना का माल बेचोगे उसका 2% तुमको कमीशन मिलेगा। तो वैसा कमीशन एट फिक्स रेट ऑन टर्नओवर, डीए इफ इंटर इनटू सर्विस कंडीशन, बेसिक पे और डीपी रहेगा तो हर हाल में। तो इनको जोड़ेंगे कितने दिनों का, रिटायरमेंट के पिछले 10 महीनों का। 10 महीने में जो उसको बेसिक सैलरी मिली, जो डीए मिला, जो कमीशन मिला, जो डीपी मिला, उस चारों को जोड़ लिए, उसको 10 से भाग दे दिए तो एवरेज निकल गया 1 महीने का। उसको फिर 2 से डिवाइड कर दिए तो 15 दिनों का हाफ मंथ निकल गया, आधे महीने का वेतन हो गया। और जो कंप्लीटेड ईयर है उससे मल्टीप्लाई कर दिए, 26 साल, 27 साल, 28 साल। तो इस तरह से निकल जाएगा 3 कंडीशन। इन तीनों में जो सबसे कम होगा एग्जेम्प्टेड, और टैक्सेबल निकालना है तो एक्चुअल माइनस एग्जेम्प्टेड भी हो गया। अब यहाँ पर मान लो कि जो रिटायर हुआ वो रिटायरमेंट के पहले छुट्टी में था, बीमार था, या किसी कारण से लंबी छुट्टी ले लिया था। तो रिटायरमेंट के पहले छुट्टी था, लीव विदाउट पे था, उसको सैलरी ही नहीं मिल रही थी। तो पिछला 10 महीने का सैलरी कैसे निकालेंगे भाई? तो यह एज्यूम कर लेंगे कि उसको वह सैलरी मिल रही थी, यानी उसको भले ही नहीं मिला हो, लेकिन मान के कितनी सैलरी उसको मिलती, जो मिलती उसी को 10 महीने का जोड़ के उसका एवरेज करेंगे और उसका हाफ करके हाफ मंथ सैलरी निकाल देंगे। अब अगर यह ग्रेच्युटी का अमाउंट ये तो सब रिटायरमेंट के बाद की बात हो रही है, यानी या तो कर्मचारी रिटायर हो गया हो, या उसका डेथ हो गया हो, या रिट्रेंचमेंट करके उसको हटा दिया गया हो, या वह वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया हो, यानी किसी ने भी तरह से वह सेवा से अवकाश प्राप्त कर लिया हो तब उसको मिल रहा हो। अगर वह नौकरी के दौरान ही उसको ग्रेच्युटी मिल रही है तब फिर क्या होगा भाई? तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल, उसमें कोई एग्जम्पशन नहीं मिलता है। अब हो सकता है कि कर्मचारी एक जगह काम किया, उसके यहाँ जॉब छोड़ा, तो फिर 2 महीने के बाद या उसी 2 दिन के बाद दूसरे जगह जॉब करने लगा। तो पहले जगह जहाँ जॉब किया वहाँ से उसको ग्रेच्युटी मिली, तो उसमें उसको 2 लाख रुपए का छूट मिल गया।
पहले एम्प्लॉयर से जो उसको ग्रेच्युटी मिली उसका जब हम कैलकुलेशन किए तो पाए कि इसका 2 लाख रुपया एग्जेम्प्टेड होगा। फिर तो दूसरी जगह भी जॉब कर रहा है, तो दूसरे जगह से जब वो रिटायर किया तो फिर उसको ग्रेच्युटी मिला। तो यह जो 2 लाख पहले वाले से जो उसको एग्जम्पशन मिला था, इस 2 लाख को हम मैक्सिमम अमाउंट से घटा देंगे। यानी कि सेकेंड वाले एम्प्लॉयर से जब ग्रेच्युटी कैलकुलेट होगा तो वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट क्या हो जाएगा, तो 20 लाख माइनस पहले से जो उसको एग्जम्पशन मिल चुका है तो 2 लाख। यानी कि अब जो यह 20 लाख का लिमिट है यह घट के हो जाएगा 18 लाख। अब दूसरे वाले के यहाँ से जो उसको ग्रेच्युटी मिली उसमें 3 लाख एग्जेम्प्टेड हो गया और तीसरे जगह नौकरी ज्वाइन कर लिया, तो 18 माइनस 3, अब तीसरे वाले से अगर ग्रेच्युटी मिलती है तो वहाँ पे मैक्सिमम लिमिट हो जाएगा 15 लाख। यानी कि जितनी छूट उसको मिलती जा रही है वह छूट उसके मैक्सिमम लिमिट से घट जाएगा। यानी कि किसी भी हाल में वह 1 जगह काम करे, 2 जगह काम करे, 5 जगह काम करे, उसको ग्रेच्युटी के नाम पे अधिक से अधिक कितनी छूट मिलेगी, तो 20 लाख। पहले वाले के यहाँ से जो छूट मिल गया उसको मैक्सिमम लिमिट से कम कर देंगे, माइनस कर लेंगे, और जो बचेगा वह मैक्सिमम लिमिट कहलाएगा। दूसरे वाले से जो एग्जम्पशन मिल गया उसको फिर उसमें से माइनस करेंगे, अब जो बचेगा वह मैक्सिमम लिमिट कहलाएगा। तो यही कुछ बातें थी जो आपको जानना है। आपको याद करना है कि कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक को बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाली ग्रेच्युटी की रकम फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, कुछ भी याद नहीं करना है। नॉन गवर्नमेंट को हम अगर जो ग्रेच्युटी मिल रही है तो उसके लिए नॉन गवर्नमेंट को पहले 2 भागों में बांट लेंगे। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में आ रहा है कर्मचारी, या पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वहाँ 3 कंडीशन हो गया। एक्चुअल अमाउंट जो उसको मिला ग्रेच्युटी के रूप में, मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख, और 15 डेज सैलरी फॉर ईच एंड एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड पार्ट देयर ऑफ। पार्ट देयर ऑफ का मतलब 6 महीने से अधिक के पीरियड को 1 साल ले लेना है। 15 डेज सैलरी निकालने के लिए जो कर्मचारी की रिटायरमेंट के ठीक पहले वाला महीना में उसको सैलरी मिला प्लस डीए मिला, डीए सेवा की शर्त में हो या नहीं हो हर हाल में जोड़ लेना है, प्लस टीपी जो मिला, इन तीनों को जोड़ के उसको 26 से डिवाइड करेंगे और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 डेज सैलरी निकलेगा। इसको फिर नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करके एक थर्ड कंडीशन निकाल लेंगे। इसके बाद वैसे कर्मचारी जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी के अंतर्गत नहीं आते हैं वहाँ भी 3 ही कंडीशन है। पहला कंडीशन एक्चुअल अमाउंट, दूसरा कंडीशन मैक्सिमम 20 लाख, तीसरा कंडीशन हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच एंड एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब सिर्फ कंप्लीटेड ईयर से है, उसके पार्ट ऑफ ईयर से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वह पार्ट ऑफ ईयर 9 मंथ्स का हो, 10 मंथ्स का हो, 11 मंथ्स का हो, उसको हम कंप्लीटेड ईयर में शामिल नहीं करते हैं। यहाँ पे हमको जो सैलरी निकालनी है वो हाफ मंथ सैलरी निकालनी है। हाफ मंथ सैलरी निकालने के लिए हमको क्या करना है, तो रिटायरमेंट के पिछले 10 महीने में उसको जो बेसिक सैलरी मिला, उसको जो डियरनेस पे मिला, उसको जो डियरनेस अलाउंस मिला अगर सेवा की शर्त मिला तब उसको जोड़ेंगे, और उसको जो कमीशन मिला अगर फिक्स रेट से मिला सेल्स पर तब उसको भी जोड़ लेंगे। यानी मैक्सिमम 4 चीज़ को जोड़ेंगे। चारों को जोड़ेंगे 10 महीने का, रिटायर होने के ठीक पहले के 10 महीने का, और इसमें 10 से भाग दे देंगे तो एवरेज सैलरी निकल आएगा। इसका हाफ कर देंगे तो हाफ मंथ सैलरी निकल आएगा, और फिर कंप्लीटेड ईयर ऑफ नंबर ऑफ ईयर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कंडीशन नंबर 3 आ जाएगा। इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय एक से अधिक जगह से ग्रेच्युटी प्राप्त करता है तो पहले एम्प्लॉयर से जो ग्रेच्युटी में का एग्जेम्प्टेड अमाउंट है उस एग्जेम्प्टेड अमाउंट को मैक्सिमम लिमिट यानी 20 लाख में से माइनस करेंगे, तब नया मैक्सिमम लिमिट हमको मालूम हो जाएगा। दूसरे के जगह तीसरे से फिर उसको मिल रहा है तो दूसरे से जो एग्जम्पशन मिला उसको भी उसमें से माइनस करते जाएंगे। यानी कि अधिक से अधिक, चाहे वह 1 एम्प्लॉयर से मिल रहा हो चाहे 5 एम्प्लॉयर से मिल रहा हो, ग्रेच्युटी के नाम पे उसको 20 लाख से ज़्यादा छूट नहीं मिल सकता है। अगर सर्विस के दौरान ही उसको ग्रेच्युटी मिल गई है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। तो इतनी बात है ग्रेच्युटी के संबंध में। अब हम लोग देखेंगे पेंशन।
देखो पेंशन जो होता है वह बताया गया कि एम्प्लॉय जब रिटायर हो जाता है तो उसको मंथली सैलरी नहीं मिलती है, बल्कि उसके जगह पे पेंशन मिलता है। तो यह जो पेंशन मिलेगा एम्प्लॉय को, यह फुल्ली टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंतर्गत। लेकिन अगर कर्मचारी का डेथ हो गया तब पेंशन की राशि कुछ कम हो जाती है और वह जो मिलता है उसको बोलते हैं फैमिली पेंशन। कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद अगर उसका डेथ हो जाता है तो डेथ होने के बाद भी पेंशन मिलता है, जिसको बोलते हैं फैमिली पेंशन। अगर एम्प्लॉई मेल है तो यह फैमिली पेंशन उसके वाइफ को मिलेगा, अगर एम्प्लॉई फीमेल है तो यह फैमिली पेंशन उसके हस्बैंड को मिलेगा। लेकिन यह टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फैमिली पेंशन जो टैक्सेबल होगा वो कहाँ होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंतर्गत। तो हम लोग अभी पेंशन की बात कर रहे हैं, फैमिली पेंशन की बात नहीं हो रही है। पेंशन जो होगा वह दो फॉर्म में दिया जाता है, एक को सिंपल पेंशन बोलो या इसी को अनकम्यूटेड पेंशन भी बोलते हैं। या मंथली मिल सकता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जो इस फॉर्म में मिलता हो। यह जो मिलेगा या चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, किसी को मिल रहा है तो यह फुल्ली टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत। इसमें कोई आपको दिमाग लगाना नहीं है। फिक्स किया कि 2000 हर महीने उसको पेंशन मिलेगा तो 12 गुना 2 24,000 रुपये पेंशन में टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी में। जैसे बेसिक सैलरी लिखते थे 12 से मल्टीप्लाई करते थे, या बीच में रिटायर हो गया है, बीच कुछ दिन तक जॉब किया किसी प्रीवियस ईयर में, मान लो 6 महीने 7 महीने जॉब किया, उसके बाद रिटायर हुआ तो 7 महीने का सैलरी मिला और 5 महीने के लिए पेंशन मिलेगा, फिर अगले साल से पूरे साल के लिए पेंशन मिलेगा। तो यह अनकम्यूटेड पेंशन जो होगा यह फुल्ली टैक्सेबल होगा सभी तरह के एम्प्लॉयज़ के लिए। लेकिन अगर कम्यूटेड हो तब, कम्यूटेड का मतलब क्या हुआ भाई कि हम चाहते हैं कि जो पेंशन मेरा फिक्स किया गया उसका एक सर्टेन हिस्सा एक ही बार डिस्काउंटेड फॉर्म में हमको मिल जाए। जैसे 6,000 रुपया मेरा पेंशन फिक्स हुआ, हम चाहते हैं कि इसका आधा हमको एक ही बार मिल जाए। तो एक मेडिकल बोर्ड होता है जो आपके एक्सपेक्टेड लाइफ, आपके प्रेजेंट फिजिकल कंडीशन को, फिजिकल हेल्थ को ध्यान में रख के आपका एक्सपेक्टेड लाइफ तय करेगा। तय हुआ कि आप 20 साल और जिंदा रहिएगा, अभी जो आपकी स्वास्थ्य की स्थिति है। तो इसका मतलब कि हर महीने 6,000 रुपया पेंशन मिलता है, तो 12 महीने में 72,000 मिल गया। तो एक साल में आपको जब 72,000 मिला तो उसका आधा अगर हम एक ही बार लेना चाहते हैं तो 72,000 का आधा कितना हुआ? 36। तो अगर हम 10 साल और जिंदा रहेंगे तो 36 × 10 3,60,000 रुपये आपको एक ही बार मिल जाएगा। और अब आपको पेंशन जो 6,000 था उसके जगह पे मिलेगा सिर्फ 3,000। तो जो एक साथ पेंशन आपको मिल गया उसको बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। तो कम्यूटेड पेंशन के संदर्भ में हमको कुछ रूल्स याद रखने हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को दो भागों में बांट देंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कम्यूटेड पेंशन जो मिला, एक ही बार जो पैसा मिला पेंशन का, वह फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा, उसमें कुछ भी टैक्सेबल होने की बात नहीं है। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है और उसको कम्यूटेड पेंशन का पैसा मिला तो उसका कुछ हिस्सा एग्जेम्प्टेड हो सकता है, कुछ टैक्सेबल हो जाएगा। तो उसके लिए रूल क्या है भाई कि अगर वह नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रेच्युटी भी पा रहा हो तो उसके फुल पेंशन के कम्यूटेड वैल्यू का 1/3 एग्जेम्प्टेड होगा। जैसे अभी जो एग्जाम्पल हम लोग लिए कि 6,000 हमको पेंशन मिलता है, आधा हमने उसको कम्यूट करवाया तो हमको मान लो 3,60,000 रुपया मिल गया।
तो 3,60,000 कितने पेंशन का कम्यूटेड वैल्यू आया? हाफ पेंशन का। तो पूरे का करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7,20,000। तो 7,20,000 का 1/3 यानी 2,40,000 एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। किस कंडीशन में? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के। कब? जब वह नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रेच्युटी भी पा रहा हो। और अगर वह नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसा है जिसको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है, नहीं मिली है या नहीं मिलेगी, ग्रेच्युटी का प्रोविजन ही नहीं है, तो वह 1/2 कम्यूटेड वैल्यू उसका एग्जेम्प्टेड होगा। यानी कि कर्मचारी के पेंशन के फुल वैल्यू का जो कम्यूटेड वैल्यू आएगा, फुल पेंशन का, उसका आधा 1/2 एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। पहला यहाँ देख लो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कम्यूटेड वैल्यू फुल्ली एग्जेम्प्ट हो गया। नॉन गवर्नमेंट में फिर 2 ग्रुप बांट दिया गया, इफ़ ही गेट्स ग्रेच्युटी, इफ़ ही डज नॉट गेट ग्रेच्युटी। अगर उसको ग्रेच्युटी मिलता है तो 1/3 कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्टेड, और अगर नहीं मिलता है तो 1/2 कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्टेड। यही रूल है। कम्यूटेड वैल्यू जैसे दिया रहेगा क्वेश्चन में कि उसने अपना 1/3, 1/2, 1/4 जो भी कम्यूट करवाया, तो उसके बदले में उसको इतना रुपया मिला। जैसे आप मान लीजिए कि 1/3 कम्यूट करवाया, उसके बदले में आपको मिल गया 4 लाख रुपया। तो 1/3 के लिए 4 लाख मिला, तो पूरा कम्यूट करवाते तो कितना होता? 12 लाख मिलता। तो फुल वैल्यू निकाल लेंगे पहले। जितना पोर्शन आपने कम्यूट करवाया उसके आधार पे पूरे पेंशन का कम्यूटेड वैल्यू क्या होगा, ये निकल जाएगा। तो अगर ये निकल गया तो फिर आप यहाँ पे कर लीजिए 1/3 का जो होगा। तो जैसे फुल, अब एग्जाम्पल लिए कि 1/3 कम्यूट करवाए तो 4 लाख, तो पूरा अगर हम कम्यूट करवाते तो 12 लाख, तो 12 लाख का 1/3 यानी कि 4 लाख एग्जेम्प्टेड होगा अगर हमको ग्रेच्युटी मिलती है तो। और अगर नहीं मिलती है तो 12 लाख का 1/2 यानी 6 लाख एग्जेम्प्टेड होगा। जो भी हमको कम्यूटेड वैल्यू मिला उसमें से 4 लाख घटा देंगे अगर पहला कंडीशन है, 6 लाख घटा देंगे अगर दूसरा कंडीशन है। यही बात है। तो यह हो गया पेंशन। जो पेंशन हमको अनकम्यूटेड फॉर्म में मिलता है वह फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। जैसे सैलरी में मल्टीप्लाई करके महीने से लिखते थे वैसे इसको भी लिख देंगे। कम्यूटेड वैल्यू अगर पेंशन का मिल रहा है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्टेड। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में 2 कंडीशन, अगर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिलती है तब, अगर नहीं मिलती है तब। अगर मिलती है तो फुल पेंशन के कम्यूटेड वैल्यू का 1/3 एग्जेम्प्टेड होगा, और नहीं मिलती है तो फुल पेंशन के कम्यूटेड वैल्यू का 1/2 एग्जेम्प्टेड होगा। बस अब हम लोग देखते हैं अर्न लीव इनकैशमेंट। तो देखो, सर्विस पीरियड के दौरान 2 तरह की छुट्टियां मिलती हैं। एक को बोलते हैं CL, कैजुअल लीव, हिंदी होती है आकस्मिक अवकाश। यानी आपके जीवन में कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो आकस्मिक होती हैं, जिनका पहले से हमको जानकारी नहीं होता है, कोई अनुमान नहीं होता है। तो अगर उस तरह की कोई घटना, दुर्घटना हो गई तो उसके लिए हमको अब ऑफिस जाना, वहाँ एप्लीकेशन देना, फिर लीव ग्रांट करवाना, तब उस काम के लिए आना संभव नहीं होता। तो उसके लिए आप ले सकते हैं CL या कैजुअल लीव। यह एक फिक्स डेज के लिए होता है। कुछ इंस्टीट्यूशन में 14 डेज 1 साल का होता है और कुछ इंस्टीट्यूशन में 16 डेज का भी होता है। यानी 1 साल में 14 या 16 दिन आप इस तरह से छुट्टी ले सकते हैं। दूसरा होता है EL, अर्नड लीव। EL जो होता है यह कुमुलेटिव होता जाता है, प्रायः 1 महीने का या किसी संस्थाओं में 1.5 महीने का, कहीं 2 महीने का 1 साल में छुट्टी मिलती है अर्न लीव। तो इसकी खासियत क्या है भाई? CL क्या होता था? वो लैप्स होने वाला है। जैसे 1 साल में 14 डेज का तुमको मिला, 14 दिनों का, और उस साल तुम सिर्फ 10 दिन ही लिए,
4 दिन तुम नहीं लिए, ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो ऐसा नहीं कि अगले साल का फिर 14 दिन और पिछले साल का 4 दिन, अगले साल आप 18 दिन का ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यानी जिस पर्टिकुलर ईयर में आपको मिलना था 14 डेज, उसी ईयर में आपको कंज्यूम कर लेना है, यूटिलाइज करना है, अवेल कर लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बचा हुआ जो CL है वह लैप्स हो जाएगा, वह फिर अगले साल आपकी छुट्टी में उसको काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन EL में ऐसी बात नहीं है। EL आपको अगर प्रोवाइड किया गया है हर साल, मान लो कि 45 डेज का, 1.5 महीने का, तो हम उस साल अगर सिर्फ लिए 15 डेज तो 1 महीने की छुट्टी बच गई। तो अगले साल मेरे लिए फिर 1.5 महीना और 1 महीना 2.5 महीने का हो गया, और अगले साल हम एक भी दिन EL नहीं लिए, तो फिर उसके नेक्स्ट ईयर फिर 1.5 महीना बच गया, यानी कि 4 महीने का हो जाएगा, यानी कुमुलेटिव होता जाता है। तो इसका पेमेंट हमको, यानी जितने दिनों की छुट्टी आप बचाते हैं अर्न लीव, वह आपके रिटायरमेंट के समय काउंट करके दे दिया जाता है एक साथ। इसलिए जो जॉब करते हैं वो अपने EL को सेव करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, क्योंकि उसका पैसा उनको मिल जाता है रिटायरमेंट के समय। तो यह रिटायरमेंट के समय जो अर्न लीव के बदले पैसा मिलता है, इसी को हम बोलते हैं अर्न लीव इनकैशमेंट। अर्न लीव इनकैशमेंट। तो एक बड़ी रकम हो जाती है। अब बड़ी रकम हो गई तो फिर इसमें देखना है कि इसमें से कितना छूट मिलेगा, कितना टैक्सेबल होगा। तो इसके लिए हम लोग पहले एम्प्लॉयज़ को 2 भाग में बांटेंगे। फिर वही बात, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर EL मिल रहा है, EL का अर्न लीव का इनकैशमेंट हो रहा है, तो वह फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, उसमें कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा सरकारी कर्मचारियों के लिए। लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए 4 कंडीशन होता है। चारों में जो सबसे कम होगा वह एग्जेम्प्टेड होगा, और जो रेस्ट बच जाएगा वह टैक्सेबल हो जाएगा। तो अब टैक्सेबल निकालने के लिए बार बार एक ही बात को बताया गया है कि एक्चुअल में जो मिलता है उसमें जो सबसे कम होगा उसको घटा देंगे, बचेगा तो टैक्सेबल होगा, नहीं बचा तो एग्जेम्प्टेड हो गया सब। तो अब देखो 4 कंडीशन कौन कौन सा है भाई। तो 4 कंडीशन में पहला है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो एक्चुअल में आपको अर्न लीव के इनकैशमेंट के रूप में मिला, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, जो भी मिला। उसके बाद 10 मंथ सैलरी, 10 मंथ सैलरी कंडीशन होता है। 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ प्रीसीडिंग 10 मंथ्स जस्ट इमीडिएटली द रिटायरमेंट, यानी कर्मचारी के रिटायर होने के ठीक पहले का 10 महीने में जो उसको सैलरी मिली उसको जोड़ेंगे और 10 से भाग देंगे, जैसे ग्रेच्युटी वाले में निकाले थे। तो वह जो कहलाएगा एवरेज सैलरी हो जाएगा। उस एवरेज सैलरी में 10 से गुना कर दोगे तो आ जाएगा 10 मंथ सैलरी। फिर है सैलरी फॉर अनअवेल्ड पीरियड, यानी कितना अर्न लीव आपने अवेल नहीं किया। तो मान लिया जाए कि आप किसी एम्प्लॉयर के यहाँ 25 साल तक नौकरी किए और हर साल आपको 2 महीने का EL मिलता है। तो 25 साल में 2 महीने का EL मिला, तो यानी कि हमको पूरे नौकरी के दौरान 50 महीने का EL मिल गया। तो यह जो 2 महीने का पीरियड है यह आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यह 2 महीना वैलिड नहीं है। इनकम टैक्स सिर्फ एक कंप्लीटेड ईयर में 30 डेज का EL ही वैलिड मानता है, अप्रूव्ड मानता है। तो इसका मतलब कि 25 साल अगर हम काम किए तो 1 महीने के हिसाब से 25 मंथ्स का EL मेरा अप्रूव्ड हुआ। अब हम पूरे नौकरी के दौरान 10 महीने का EL यूज कर चुके, कहीं आने जाने में, शादी विवाह फंक्शन यहाँ वहाँ, पूरे नौकरी के दौरान 10 महीने का EL आपने यूज किया। तो 10 महीने का EL आपने यूज कर लिया
तो अनयूज्ड या अनअवेल्ड कितना बच गया? 15 मंथ्स। यही अनअवेल्ड पीरियड कहलाएगा। और इसी 15 मंथ्स की सैलरी यहाँ हम लोग निकाल के लिखेंगे। और ये किसके आधार पर निकालेंगे? वही एवरेज सैलरी जो पिछले 10 महीने के औसत के आधार पर निकला था। तो पहला चीज़ हमको ध्यान में क्या रखना है कि कितना दिन हमने नौकरी किया, सिर्फ कंप्लीटेड ईयर को लेना है। प्रत्येक वर्ष पे 30 दिनों का सैलरी अर्न लीव के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रूव्ड माना जाता है। अप्रूव्ड पीरियड कितना है? 30 डेज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। एक्चुअल में आपको एम्प्लॉयर 30 डेज से ज़्यादा भी दे सकता है, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। एक साल में 30 दिन का ही वैलिड मानेंगे, अप्रूव्ड मानेंगे। तो जितना साल हम नौकरी किए उसमें गुना कर दें 30 दिन, मतलब 1 महीना मान लो। तो यहाँ 25 साल नौकरी किया तो 1 महीना के हिसाब से 25 साल इसका अप्रूव्ड ईयर हुआ। अब इसमें से जितना आप अवेल कर चुके पूरे सर्विस के दौरान उसको माइनस कर दोगे तो अनअवेल्ड निकल जाएगा। अनअवेल्ड जो मंथ आएगा उसमें जो एवरेज सैलरी आप निकाले थे कंडीशन नंबर 2 को फाइंड आउट करने के लिए, उसी एवरेज सैलरी से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कंडीशन नंबर 3 निकल गया। और अब एक अमाउंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर इसके लिए फिक्स करती है, अभी हमारे लिए फिक्स किया गया असेसमेंट ईयर के हिसाब से 3 लाख। तो इन चारों में जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा और जो रेस्ट बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ भी ध्यान में रखना है कि अगर ये सब कब हो रहा है? रिटायरमेंट, चैप्टर का नाम ही रिटायरमेंट। अगर सर्विस के दौरान ही अर्न लीव इन कैश हो गया तो वह फुल्ली टैक्सेबल होगा। वहाँ पर ये सब कोई छूट वूट की बात नहीं है, कोई एग्जेम्पशन नहीं। कब? सर्विस पीरियड के दौरान अगर अर्न लीव इन कैश होता है तो वह फुल्ली टैक्सेबल होता है। रिटायरमेंट या डेथ के बाद या रिट्रेंचमेंट के बाद यानी सेवा से मुक्त होने के बाद अगर अर्न लीव इन कैश हो रहा है तब यह रूल लागू होगा। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्टेड, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 4 कंडीशन, चारों में जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। पहला कंडीशन एक्चुअल अर्न लीव रिसीव, दूसरा कंडीशन 10 महीनों का वेतन। ये 10 महीनों का वेतन कैसे निकालेंगे? तो रिटायर होने के ठीक पूर्व के 10 महीने में जो उसको वेतन मिला, बेसिक सैलरी मिली, उसको जो कमीशन मिला अगर फिक्स रेट से मिलता है तो उसको जो डियरनेस पे मिला और उसको जो डीए मिला, डीए अगर सेवा की शर्त में है तो इन चारों को जोड़ेंगे पिछले 10 महीने का, जोड़ के उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज सैलरी आएगा। इस एवरेज सैलरी को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड कंडीशन आएगा। इसी एवरेज सैलरी से अनअवेल्ड पीरियड में मल्टीप्लाई करोगे, जैसे यहाँ हम लोग एग्जाम्पल लिए थे तो अनअवेल्ड पीरियड आया 15 मंथ्स, तो 15 से गुना कर लेंगे तो थर्ड कंडीशन हो गया। मैक्सिमम 3 लाख आपका है ही। इन तीनों चारों में जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा और जो रेस्ट बचेगा उस पर टैक्स लग जाएगा। तो यह आपका था ग्रेच्युटी, पेंशन और अर्न लीव। इसको ध्यान से आपको समझ लेना है कंडीशन को, सब में अलग अलग कंडीशंस था, उसको याद कर लीजिए। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम्पल जो भी आप सॉल्व करते हैं इस पर आप बैठाइए, सारा सॉल्व होता चला जाएगा। ध्यान से सुनना है, समझना है, बात को याद कर लेना है। तो आज इतना ही, थैंक यू।